नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न व्याकरण के भी हैं और कुछ प्रश्न काव्य शास्त्र के भी हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके अपनी तैयारी को परखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में केवल दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन में है हंसावली, सत्यवती कथा, माधवानल कामकंदला और मृगावती। आपको बताना है इसमें से किस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा माधवानल कामकंदला, जो कि 1527 ईस्वी में है, गणपति की रचना है और यह राजस्थानी भाषा में है और इसमें सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। माधवानल कामकंदला से कई रचनाएं मिलती हैं, कई कवियों की रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि कुशल लाभ की है 1556 ईस्वी में। कुशल लाभ ने इसमें जो है दोहा, चौपाई और सोठा का प्रयोग किया है। वहीं एक और रचना जो मिलती है माधवानल कामकंदला के नाम से ही, आलम की 1584 ईस्वी में है और उसमें भी उन्होंने दोहा, चौपाई और सोठा शैली का प्रयोग किया है। तो केवल यही एक माधवानल कामकंदला है जो कि गणपति की रचना है और इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, तरसे बिन बालम मोरजिया किसकी पंक्ति है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कबीरदास की, मलूकदास की, रैदास की या अमीर खुसरो की? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। तरसे बिन बालम मोरजिया, सही उत्तर है इसका कबीरदास। यह पंक्तियां कबीरदास की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सुखमणि किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की, नानक देव की, अक्षर अनन्य की या सुंदरदास की? आपको बताना है कि सुखमणि किसकी रचना है। सही उत्तर है इसका गुरु अर्जुन देव की। सुखमणि जो है गुरु अर्जुन देव की रचना है। प्रश्न है, किस रचना की भाषा सुमेलित नहीं है? हंसावली राजस्थानी, चंदायन अवधी, सत्यवती कथा अवधी और रूप मंजरी अवधी। आपको बताना है इसमें से किसकी भाषा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है इसका रूप मंजरी अवधी। रूप मंजरी अवधी भाषा में नहीं बल्कि ब्रज भाषा में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूप मंजरी अवधी या सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा रूप मंजरी की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में किस रचना का उल्लेख किया है? मृगावती का, मधुमालती का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि जो बनारसी दास थे उन्होंने अपनी आत्मकथा में किस रचना का उल्लेख किया है। सही उत्तर है ए और बी दोनों। इन्होंने दोनों रचनाओं का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में। इनकी आत्मकथा अर्धकथानक में एक पंक्तियां मिलती हैं। वह पंक्तियां हैं कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने मृगावती और मधुमालती दो रचनाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने से पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानक ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनमें से किसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है? मधुमालती का, मृगावती का, मुग्धावती का या रूप मंजरी का? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने से पूर्व लिखे 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया था और आपको बताना है कि इन्होंने निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया था। और सही उत्तर है इसका रूप मंजरी। इन्होंने रूप मंजरी का उल्लेख नहीं किया था। बाकी इन्होंने मधुमालती, मृगावती और मुग्धावती के अलावा प्रेमावती का उल्लेख किया था। ये 4 प्रेमाख्यानकों का उन्होंने उल्लेख किया था, इसको नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है डी ऑप्शन, रूप मंजरी का उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा का निर्वाह नहीं किया गया है? मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती में या चित्रावली में? आपको बताना है कि किस रचना में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा का निर्वाह नहीं किया गया है। नहीं किया गया है बताना है। सही उत्तर है इसका चित्रावली। चित्रावली में नहीं किया गया है। चित्रावली में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस रचना में 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है? चंदायन, सत्यवती कथा, पद्मावत और मृगावती।
आपको बताना है कि किस रचना में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा का निर्वाह किया गया है। सही उत्तर है पद्मावत। पद्मावत और चित्रावली इन दोनों रचनाओं में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस प्रेमाख्यानक रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है? चित्रावली में, पद्मावत में, मृगावती में या इंद्रावती में? किस प्रेमाख्यानक रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन मिलता है? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है चित्रावली। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन मिलता है। अगर आप इस क्लास पे पहली बार आए हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न है विरह अवधि अवगाह अपारा कोटि माहि एक परे तपारा किसकी पंक्तियां हैं? मंझन की, मलिक मोहम्मद जायसी की, कुतुबन की या असाइद की? आपको बताना है यह किसकी पंक्तियां हैं। विरह अवधि अवगाह अपारा कोटि माहि एक परे तपारा किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है मंझन। यह मंझन की पंक्तियां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भक्ति साहित्य की प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? बताना है। वेद, उपनिषद, गीता या ब्रह्मसूत्र? किसको जो है भक्ति साहित्य के प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? सही उत्तर है वेद। वेद को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है व्याकरण से नित्य एक वचन शब्द कौन सा है? हालचाल, बाल, लोग और दूध? आपको बताना है नित्य एक वचन शब्द इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका दूध। दूध जो है एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? कृष्णा, गोदावरी, सिंधु या नर्मदा? आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? सही उत्तर है सिंधु। सिंधु शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन सिंधु जो है अपवाद में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस शब्द में सु उपसर्ग है? यहाँ पर सु रहेगा। किस शब्द में सु उपसर्ग है? स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वेच्छा, स्वल्प? आपको बताना है किस शब्द में सु उपसर्ग है। सही उत्तर है इसका स्वल्प। स्वल्प में जो है सु उपसर्ग है, बाकी इन तीनों में स्व उपसर्ग है। अगला प्रश्न किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? आपको नहीं है बताना है। मयूर वाहन, रोगी वाहन, गरुड़ वाहन और उलूक वाहिनी? किसमें जो है बहुव्रीहि समास नहीं है? सही उत्तर है इसका रोगी वाहन। रोगी वाहन में बहुव्रीहि समास नहीं है, बाकी मयूर वाहन, गरुड़ वाहन और उलूक वाहिनी इन तीनों में बहुव्रीहि समास मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? दिगंबर, पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर? आपको बताना है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलांबर। इसमें बहुव्रीहि समास न होकर कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, उसमें आपको वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण बताना है कौन सा है। इसमें शिव पार्वती, राम श्याम, पाप पुण्य और दाल रोटी? आपको बताना है इसमें से वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। सही उत्तर है इसका पाप पुण्य। यह वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी विकल्प इसमें से कोई एक ही हो सकता है, या पाप या पुण्य, इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्याम तो कुंभकर्ण है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक? आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है रेखांकित शब्द में, यानी कुंभकर्ण में कौन सी संज्ञा है। सही उत्तर है यहाँ पे जातिवाचक। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी की विशेषण के रूप में आए तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, और यहाँ पर श्याम तो कुंभकर्ण या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी कुंभकर्ण में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? गुरुता, लघुता, पशुता और जनता? आपको बताना है किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही उत्तर है जनता। जनता में भाववाचक संज्ञा नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। एकमात्र प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान कौन हैं? भामह, दंडी, वामन और मम्मट। एकमात्र प्रतिभा को काव्य हेतु किसने माना है इन विकल्पों में से? सही उत्तर है इसका भामह। भामह ने एकमात्र प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। इसके अलावा आनंद वर्धन ने भी एकमात्र प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से कीजिएगा।